हेलो डियर स्टूडेंट, सक्सेस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के क्लास 10th के मैथ के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे। मैथ के प्रत्येक चैप्टर वाइज जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी, उन सारे क्वेश्चन को हम इस सेशन में देखेंगे। और यहाँ पे हम रियल नंबर के सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सेशन में सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप दिखाए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम √5 के बराबर p/q लिख दिए, क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या का रूप है जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम q का मान 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म इन्फिनाइट हो जाएगा। इसी वजह से q का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इसके नीचे √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, √5 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q हो जाएगा। इसके बाद यहाँ √5q को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, या इस जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम इस साइड भी वर्क करेंगे और राइट साइड भी वर्क करेंगे। तो p का जब यहाँ पे हम वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर, और इसका वर्क हो जाएगा √5q का होल स्क्वायर। p का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे p², और √5q का होल स्क्वायर यहाँ हो गया 5q²। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं √5 का होल स्क्वायर, तो ये √5 का होल स्क्वायर यानी कि इस पे पावर 2 है, तो √5 यहाँ 2 बार, √5 मल्टीप्लाई √5, और ये बन जाता है यहाँ 5, क्योंकि रूट के अंदर अगर दोनों टर्म सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो जो उसके अंदर टर्म्स है वही उसका वैल्यू हो जाता है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाता है और यहाँ बच जाता है 5। तो इसके अनुसार हम यहाँ √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर p² को वैसे ही लिख दिए, 5 भी अपनी जगह पे रह गया, q² यानी कि q पे पावर 2 है तो ये बताता है कि q 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख दिए, q मल्टीप्लाई q। p² को अपने जगह पे लिख दिए, और यहाँ पे जो q मल्टीप्लाई में है इसको लेफ्ट साइड ले आए तो ये नीचे चले आया यानी कि बाय में, और इस साइड बच गया 5q। अब यहाँ देख रहे हैं कि p²/q जो एक भिन्न है। अगर कोई भी चीज हम लिखते हैं 3/2 तो ये एक क्या है, फ्रैक्शन है, एक भिन्न का रूप होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो p²/q है ये बिल्कुल इसी रूप का है, इसलिए इसको मान लिया गया है भिन्न। और 5q, तो यहाँ q का मान अगर हम कुछ भी लेते हैं तो उस तरीके से ये एक पूर्णांक बन जाता है, और पूर्णांक जो होते हैं उसमें नेगेटिव टर्म भी इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव टर्म भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इसलिए q का मान आप प्लस मानते हैं तो टर्म प्लस में आता है, और q का मान अगर आप माइनस लेते हैं तो ये टर्म माइनस में आता है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कि ये एक पूर्णांक है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न जो है वो पूर्णांक के बराबर आता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस चीज को देखते हैं कि हम जो अपने अकॉर्डिंग माने थे कि एक परिमेय संख्या है √5, तो वो बात अगर सही मायने में सही होती तो ये दोनों आपस में इक्वल होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो हम माने वो कहीं ना कहीं गलत है।
तो उसी बातों को हम नीचे लिख रहे हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इस बात से सिद्ध हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि वह अपरिमेय संख्या ही है। और यही आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। उसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से भी यहाँ हल कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो लिखते हैं, जैसा कि हम वहां माने थे अपरिमेय था, तो बिल्कुल उल्टा माने। यहाँ भी माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो आपको जस्ट बताया गया है कि √5 के इक्वल p/q आप लिख सकते हैं, क्योंकि p/q भी एक परिमेय संख्या का रूप होता है। और जहां p और q एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। अब हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, तो इधर वर्क करेंगे तो यहाँ बन जाएगा p² और इसका वर्क करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5q², जैसा कि अभी जस्ट आप देखें। फिर इस दोनों को हम एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि अदल बदल कर देते हैं। तो इसको हम इस साइड लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख देते हैं। तो ये दोनों टर्म को हम एक्सचेंज कर दिए। तो एक्सचेंज करने से इसके टर्म में कोई साइन का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे रहता है बिल्कुल वही साइन में यहाँ भी शो करता है। अब यहाँ पे हम q² को लिख दिए, p² इधर था ही और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया बाय में। अब यहाँ देख रहे हैं कि p² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। जैसा कि अगर हम p का मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसा कि अगर हम मान लेते हैं 5 ही p का मान, तो अगर हम p² की बात कर ले तो ये बन जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर और ये 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। देख लेते हैं, इसको हम लिख देंगे 5 × 5 यानी कि ये हो जाएगा 25 और ये नीचे हो गया 5। तो यानी कि ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। उसी प्रकार अगर हम सिर्फ p लेते हैं, p का मान जैसा कि 5 है, तो उस कंडीशन में जब हम 5 लेते हैं और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और ये 1 बार में। तो इससे ये पता चला कि p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। यही बातों को यहाँ लिखा गया है। तो हम यहाँ मान के इस बातों को दिखा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ p = हम लिख रखे हैं कि 5m, ठीक है। तो यानी कि p का मान हम यहाँ क्या मान लिए, 5m। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ उतार लिए और p² यानी कि p का मान 5m, तो यहाँ लिख करके इस पे चढ़ा दिया हम होल स्क्वायर और नीचे 5 था तो वो अपनी जगह पे हो गया। इसको वैसे ही लिख दिए, इक्वल हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, तो ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², ठीक है, और नीचे 5। तो इस 5 से हम इस 25 को काट देंगे, तो ये कितने बार में हो जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ हो गया 5 और साथ में हो गया m²। ये q² अपनी जगह पे ही है, m² इधर ही छोड़ दे। ये 5 जो मल्टीप्लाई में है उसको राइट साइड से ले आएंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये चलाएगा फ्रैक्शन में यानी कि बाय में। तो ये हो गया। और फिर से यहाँ फिर से हम टर्म को पलट देते हैं, तो m² इधर आ गया और q²/5 इस साइड आ गया। यहाँ भी वही कंडीशन जैसा कि आप अभी यहाँ देखे थे। तो q²/5 से ये पता चल रहा है कि q² जो है वो 5 से विभाज्य है, और जब q² 5 से विभाज्य होगा तो 5 से q भी विभाज्य होगा, यानी कि यहाँ जो q है वो 5 से भी विभाज्य होगा। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो p और q है उसमें 1 के अलावा कोई
अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम कह सकते हैं कि ये 1 है। तो अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार इन दोनों के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इस बातों को आप सिद्ध करें। तो हम बिल्कुल उसी प्रकार, अगर कहा अपरिमेय है तो हम इसको अपोजिट मानेंगे। तो लिखते हैं कि माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर हम फिर से क्या मान लेते हैं, p बाय क्यू मान लेते हैं। और जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0, इन बातों को हम यहाँ लिख देते हैं। अब q को इधर लिख लिए, p बाई क्यू था, 5 को इधर से भेज दिए उस साइड, तो इससे पहले कुछ नहीं, साइन है तो प्लस में है, और ये इस साइड चला आया तो माइनस में हो गया। फिर इसको वैसे ही लिख दिए, और इस साइड हम एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम q और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो q और 1 का एलसीएम यहाँ q हो गया। अब इस q से इस q में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, एक बार में डिवाइड हो जाएगा, और इस 1 से ऊपर वाले p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p, फिर माइनस अपने जगह पर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से जब हम q को डिवाइड करेंगे तो ये q बार में डिवाइड होगा। जिस तरह आप 1 से 2 को डिवाइड करते हैं 2 बार में डिवाइड होता है, उसी प्रकार 1 से जब आप q को डिवाइड करेंगे तो q बार में डिवाइड होगा, और उस q को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5q। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये है रूट 3, तो जो रूट के अंदर है ये बाहर नहीं निकल सकता है, तो जब ये बाहर रूट से नहीं निकल सकता है तो यह एक बन जाता है अपरिमेय संख्या, और यहाँ एक भिन्न का रूप भी शो कर रहा है, और उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि यह एक परिमेय का रूप भी है। तो हम जानते हैं कि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या का भी रूप होता है, तो जब एक तरफ अपरिमेय आए तो आपको दूसरे तरफ परिमेय ही रिलेट करना है, क्योंकि भिन्न का जो रिलेशन हम बनाते हैं वो एक पूर्णांक के साथ बनाते हैं, और उसी प्रकार अपरिमेय का जो यहाँ पे संबंध होता है वो परिमेय के साथ होता है। तो इसलिए हम इसके जगह भिन्न नहीं लिख करके हम यहाँ परिमेय ही लिखेंगे। तो एक तरफ आया अपरिमेय, दूसरे तरफ आया परिमेय, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी वही वाली बात हो गई कि जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि हम जो यहाँ माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है वो बात गलत साबित हुआ, तो हम यहाँ उसी चीजों को लिख देते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत थी, इतना, यानी कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 बाय रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 1 बाय रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसी प्रकार से यहाँ भी इसको हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखे हैं माना कि 1 बाय रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो 1 बाय रूट 2 इक्वल पी बाई क्यू, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का ही रूप होता है पी बाई क्यू, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और यहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 2 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2p हो जाएगा, 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम q लिख देंगे। अब दोनों तरफ वर्क करने पे, तो जब इस साइड हम वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट 2p का होल स्क्वायर, और q का हम यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो q का होल स्क्वायर। जब इसका यहाँ पे होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो रूट 2 पे पावर 2, यानी कि ये
बताता है कि रूट टू 2 टाइम्स है, यानी कि 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका 2। क्योंकि जब रूट के अंदर दोनों सेम हो, रूट के अंदर दोनों सेम हो और रूट में हो, तो वो जो अंदर में रहता है वही उसका वैल्यू होता है। इसलिए रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू 2, फिर उसी प्रकार रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री 3, रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव 5। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम लिखे हैं कि रूट टू का स्क्वायर यानी कि रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू 2, और पी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे पी स्क्वायर, फिर क्यू का स्क्वायर यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर है, तो यानी कि पी स्क्वायर का मतलब है कि पी कितने बार, 2 बार। ये पावर 2 बताता है कि पी 2 बार है, तो हम इसको 2 बार यहाँ लिख दिए, फिर इसके जगह पे वैसे हो गया। 2p अपनी जगह पे ही है, क्यू स्क्वायर राइट साइड था और इधर लेफ्ट साइड में है मल्टीप्लाई में p। जब ये मल्टीप्लाई में p है तो इसको लेफ्ट से राइट की तरफ भेजेंगे तो ये चला जाएगा बाय में p। फिर अब यहाँ देख रहे हैं कि 2p, तो 2p एक पूर्णांक है, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं पूर्णांक। और क्यू स्क्वायर बाय p ये एक भिन्न का रूप है और एक परिमेय संख्या का भी रूप है। तो हम यहाँ परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए हैं कि पूर्णांक का रिलेशन जो है वो भिन्न के साथ रिलेट करता है, और अपरिमेय का जो संबंध है वो आपको परिमेय संख्या के साथ दिखाता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको परिमेय नहीं लिख करके हम यहाँ पे भिन्न ही लिखेंगे। तो अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ का जो वैल्यू है यानी कि वो सेम नहीं है, एक तरफ पूर्णांक है दूसरी तरफ भिन्न है। तो ये बात से पता चलता है कि जो हम माने थे वो गलत साबित हुआ। तो इसलिए हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत थी। 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी सिद्ध होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में बराबर पूछने की इसकी संभावनाएं होती है। हालांकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट में इन क्वेश्चनों का काफी महत्व है। तो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 255 तथा 867 का मौसम निकाले। तो हम इसको बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो हम यहाँ पे जिस भी नियम से बनाएंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, और आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है तो उसका यही होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a जो है वो भाज्य का काम करता है और b भाजक का काम करता है, q भागफल का काम करता है और r जो है ये शेषफल या शेष का काम करता है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी कि जो सबसे बड़ा होगा उसको हम भाज्य के जगह पे रखेंगे, मतलब a के जगह पे रखेंगे, और जो छोटा वैल्यू होगा उसको हम भाजक के जगह पे रखेंगे, मतलब b के जगह पे रखेंगे। और ये रहा मल्टीप्लाई, और ये डैश खाली, फिर ये डैश भी खाली, ये भरा हुआ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 255 से 867 में डिवाइड करेंगे। जब 255 से हम 867 में डिवाइड करते हैं तो इसको लगाते हैं हम 3 बार में, तो ये हो जाता है आपको 15, 5 या 15 1 16, 3 6 1 7, ये हो गया, और घटा करके आ जाएगा 102, ये हो गया आपका वैल्यू। तो ये जो 3 है यही कहलाता है भागफल, और नीचे वाला जो है ये कहलाता है शेषफल। तो इसलिए यहाँ जो Q है वही है भागफल, तो हम इस भागफल के वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और इस तरह का प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता है। फिर
यहाँ 255 था, हम इसको यहाँ लिख देंगे और जो शेषफल था वो बन जाता है यहाँ भाजक। फिर 102 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भागफल का वैल्यू आ जाएगा 2 और शेषफल हो जाएगा 51। आप यहाँ पे बगल में कर सकते हैं डिवाइड, कॉपी रखे अपने सामने और वहां पे ये काम कर ले। ठीक है, तो यहाँ बच गया 51। फिर अगला स्टेप, क्योंकि अभी भी जीरो नहीं आया, फिर अगले स्टेप में जो भाजक होता है वो बन जाता है भाज्य और जो शेषफल होता है वो बन जाता है आपको भाजक। फिर अब यहाँ 51 से 102 को भागा देंगे तो 2 बार में पूरी तरह ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। तो जब शेषफल का मान 0 आ जाए तो बस हमें वहीं पे रुक जाना है। अब नीचे लिख दिए, अतः 255 तथा 867 का मौसो। तो यहाँ जो मौसो होगा वो वही मौसो होगा जो सबसे लास्ट स्टेप का जो भाजक होगा वही उसका मौसो कहलाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। यहाँ हम आपके सामने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उन एक दो क्वेश्चन को दिए हैं, बट आपसे यही कहेंगे कि आप बुक के भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसो निकालें। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उस वक्त इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर इस स्टेप को मैच करेंगे अपने कॉपी से। तो यहाँ पे नियम का नाम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ फॉर्मूला है a बराबर पी क्यू प्लस आर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, वही आपका भाज्य कहलाता है। तो हम यहाँ भाज्य के जगह लिख देते हैं 1032 और जो छोटा वैल्यू बच गया वो कहलाया यहाँ पे भाजक। अब यहाँ भी 272 से हम 1032 को भागा देंगे। तो यहाँ भी 3 से हम भागा देते हैं, ये हो जाता है आपको 816। हटा लीजिए, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल हो गया आपका 3 और जो शेषफल बचा वो हो गया 216। बिल्कुल उसी प्रकार अब यहाँ पे जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य और जो शेषफल है वो बन जाएगा आपका भाजक। और ये दोनों यहाँ पे डैश डैश डाल देना। 216 से फिर 272 में जब डिवाइड करेंगे इसी प्रकार, तो यहाँ पे जो शेषफल है वो आ जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा शेषफल 56। तो अभी भी जीरो नहीं आया। फिर और आगे स्टेप चलेंगे, फिर यहाँ 216 को हम यहाँ लिख देंगे और जो शेषफल है वो यहाँ बन जाएगा भाजक। तो फिर यहाँ पे ये दोनों हो गया डैश और डैश। 56 से जब हम 216 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है 3। आप यहाँ डिवाइड अपने पास कॉपी और पेन रखें और उस पे डिवाइड खुद से करें। तो इससे डिवाइड करने पे यहाँ पे भागफल आता है 3 और शेषफल बच जाता है 48। फिर से जीरो नहीं आया, आगे स्टेप और बढ़ेंगे। तो 56 को हम यहाँ लिख दिए और 48 को लिख दिए यहाँ पे भाजक के स्थान पे और फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो 48 को 56 में जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और नीचे बच जाएगा शेषफल 8। तो अभी भी जीरो नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप, फिर 48 को यहाँ लिखेंगे और 8 को हम भाजक के स्थान पे लिखेंगे। फिर 8 से जब डिवाइड करेंगे 48 को तो ये 6 टाइम में
पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और शेषफल इस बार बच जाएगा 0। और जब 0 आए तो अब आगे स्टेप नहीं बढ़ना है, बस वहीं छोड़ देना है। अब इसके नीचे हम लिख देंगे अतः 272 तथा 1032 का मौसो। अब यहाँ मौसो क्या होगा, तो जो भाजक का वैल्यू होगा सबसे लास्ट स्टेप का, वही यहाँ पे हो जाएगा मौसो। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मौसो और लॉसो ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा आपको इसका मौसो और लॉसो निकालना है। तो वहां था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से मौसो निकालना है। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सिर्फ मौसो निकलता है और अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से मौसो और लॉसो दोनों निकलता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस चीज को प्रकलित करता है, यानी कि किस चीज को दर्शाता है। तो आपके सामने ऑप्शन में दिया रहेगा पहला नंबर ऑप्शन मौसो, दूसरा लॉसो, तीसरा मौसो और लॉसो, और चौथा रहेगा नन ऑफ दिस। तो आप ध्यान रखें कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होते हैं वो सिर्फ मौसो को ही दर्शाते हैं, इसलिए वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ नियम लिख देंगे सबसे पहले कि जिस भी नियम से बनाएंगे, तो नियम है आभाज्य गुणनखंड विधि से लिख दिए। फिर यहाँ पे 6 लेंगे, इसका हम फैक्टर तोड़ लिए 2 और 3 हो गया। फिर 8 लिए, इसका भी हम आभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी तरह 22 लिए और इसका फैक्टर तोड़ लिए तो 2 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ देखिए मौसो वही होता है जो तीनों टर्म से कॉमन है। अगर यहाँ 3 टर्म दिए गए तो हमें जो तीनों टर्म में कॉमन आएगा वही मौसो कहलाएगा। तो जैसा कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जब तीनों में 2 है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और यही कहलाता है मौसो। अगर इसके अलावा अगर फिर से यहाँ जैसे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो फिर ये कॉमन नहीं आएगा। जो भी कुछ डिजिट हो लेकिन वो तीनों में होना चाहिए, तभी हम मौसम में लिखेंगे। जैसा अगर यहाँ 3 है, अगर तीनों में 3 होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई दे करके लिखते 3 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते यहाँ पे 6, तो मौसम मेरा हो जाता 6। लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। अगला है लॉसो। तो इसी क्वेश्चन का अब हमें लॉसो निकालना है, तो हम नीचे लिख दिए। लॉसो में ये होता है कि जो मौसम में आया है वो तो होगा ही होगा, और उसके अलावा अगर किसी 2 टर्म में भी कॉमन आ रहा है तो वह मेरा लॉसो कहलाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे 3 है और अगर यहाँ भी 3 होता तो हम इन दो 3 के लिए हम 1 3 का यहाँ पे इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ सभी में अकेले अकेले सिंगल ड्रम है, यानी कि सभी में सिंगल ड्रम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन है नहीं। तो जितना कुछ बच गया उन सभी को हम लॉसो में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और सभी को मल्टीप्लाई करके हो जाता है 264। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी का हम सेकेंड मेथड देखेंगे, और आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड मेथड में भी हम यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 8 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो यहाँ आप देखिए कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। तो जब यहाँ 2 3 टाइम्स है तो उसी को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, यानी कि ये 2 कितने बार हो गया, 3 बार लिख दिए। फिर इसको हम यहाँ पे 2 इंटू 11 ये लिख दिए। अतः 6, 8 एवं 22 का मौसम क्या होगा। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, अभी तक हम आपको बताए कि तीनों में जो कॉमन आएगा, लेकिन आप देखिए कि इन तीनों टर्म में मिनिमम पावर ऑफ द टर्म, यानी कि
इन सभी टर्म में जिसका पावर सबसे कम हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो टर्म सभी में होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 अगर सभी में है तो उसमें जिसका पावर सबसे कम होगा वो हमारा मौसों में आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे कम जो पावर वाला यहाँ पे है तो 2 पे पावर 1 यानी कि 2। तो तीनों के लिए हम क्या ले लेंगे? 2। तो ये हो गया मौसम। अगर इसके अलावा कोई और टर्म होता जैसा अभी हम बताए थे कि इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 होता, तो हम तीनों के लिए हम 1 3 ले लेते मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ टर्म नहीं है। अब लॉसों की बात करते हैं। तो लॉसों में हम देख रहे हैं कि जो सबसे अधिकतम, यानी कि जिस तरह देखें कि मिनिमम मिनिमम पावर ऑफ द टर्म, उसी तरह यहाँ पे जिसका सबसे अधिकतम पावर होगा। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी। ध्यान दें कि पावर तो देखना ही है, साथ में ये भी देखना है कि वो टर्म तीनों में होना चाहिए। जिस तरह के यहाँ 2 तीनों में है, तो इसमें सबसे जो अधिक पावर वाला है वो है 2 पे पावर 3। तो जो अधिक है वो आ जाएगा इसमें। और इसके अलावा अगर किसी दो टर्म में भी कॉमन आ रहा है तो हम उसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई टर्म है ही नहीं, जो बचा है वो डिफरेंट टर्म है, इसलिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जो बच जाएगा उन सभी को हम यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 264। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। तो हम इसको देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो जिस भी विधि से बनाएंगे हम उस विधि का यहाँ पे नाम लिख दिए। तो अब यहाँ पे 96 लिए और इसका यहाँ पे फैक्टर तोड़ लिए। उसी प्रकार हम 404 भी लिए और इसका भी यहाँ पे फैक्टर तोड़ लिए। तो इसमें भी जब यहाँ दो टर्म है तो दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा तो वो यहाँ पे मौसम में आ जाएगा। जैसा कि इसमें 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों 2 के लिए हम यहाँ पे 1 2 ले लिए। फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसके लिए भी हम यहाँ 2 ले लिए। अब आगे देखते हैं कि यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए अब ये सब कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, ये दो कॉमन आया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4। तथा 96 एवं 404 का लॉसो भी यहाँ पे लिख देंगे। और जो यहाँ पे मौसों में हम लिए हैं वो तो यहाँ लेंगे ही लेंगे, ये दोनों मौसों का। अब यहाँ से इसके अलावा जो कुछ भी बच गया सभी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 2 है, हम उसको यहाँ लिख दिए, फिर 3 और 101 सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाता है 9696 और ये हो गया इसका आंसर। इसी क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से बना सकते हैं और वह है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे 96 हम लिए और जिस तरह यहाँ पे 96 का भी हम फैक्टर तोड़े थे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है वो 5 टाइम्स है, तो हम इसको लिख देंगे 2 पे पावर 5। और उसके बाद यहाँ 3 है तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3। उसी प्रकार 404 का जब फैक्टर तोड़ा गया तो इसमें आया है डबल 2, तो यानी कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो हम इसको पावर के रूप में लिख दिए 2 पे पावर 2 और यहाँ हो गया 101। अतः 96 एवं 404 का मौसम। तो अभी हम बताए थे कि अगर इसमें इस पूरे में अगर जो भी टर्म हो, अगर वही टर्म इस टर्म में सेम मिले तो हम उसी को मौसम मानते हैं। तो इसमें 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में जिसका पावर कम है वो मौसम होगा। तो इन दोनों में पावर कम वाला जो टर्म है वो है 2 स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी सेम नहीं टर्म है तो बस यही हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर जब लॉसो निकालेंगे इसका, तो इन दोनों में क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में सेम टर्म है। जब सेम टर्म हो तो उसमें जो सबसे अधिकतम पावर वाला टर्म होगा, तो अधिकतम कौन सा है? 2 पे पावर 5, तो इसलिए लॉसो में आ जाएगा 2 पे पावर 5। इसके अलावा जो कुछ भी बच गया हम उन सभी को यहाँ पे
लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 9696। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसौ 23 है तथा उनका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें जो भी दिया हुआ है पहले हम उसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मौसौ बराबर दिया है 23, लिख दिए। लौसौ बराबर दिया है 1449, उसको भी लिख दिए। और एक संख्या दिया हुआ है 168, और हमसे पूछा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछा है तो इस एक संख्या को हम समझ लेंगे पहली संख्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहली संख्या बराबर 161 और दूसरी संख्या बराबर वाट। तो दूसरी संख्या निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। दूसरी संख्या बराबर होता है मौसौ गुना लौसौ बटे पहली संख्या। तो मौसौ का मान यहाँ हो गया 23 और गुना लौसौ का मान हो गया यहाँ पे 1449 और पहली संख्या हो गया 161। अब हम यहाँ पे 161 से जब 1449 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, और 9 से हम 23 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 207। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसौ 18 है तथा उनका गुणनफल 12960 है, तो उसका लौसौ ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ पे मौसौ जो है वो 18 दे दिया है, हम उसको लिख दिए, और उन संख्याओं का गुणनफल जो है ये 12960 भी दिया है, हम उसको लिख दिए, और लौसौ निकालना है। जैसे हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों का जो मौसौ है वो 18 है, और इसी दोनों का जो संख्याओं का गुणनफल है वो 12960 है, और लौसौ हमें निकालना है। तो लौसौ बराबर फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसौ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो वैल्यू है वो यहाँ दे दिया है क्वेश्चन में 12960, हम उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे मौसौ बराबर भी है 18, उसको भी यहाँ मौसौ के जगह पे लिख दिए। 18 से ये पूरी तरह से 720 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। ये है अगला क्वेश्चन। बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शांत होने के लिए क्या कंडीशन है। अगर कोई भी परिमेय संख्या शांत हो तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि वह p/2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए। तो जो ऊपर में p वाला टर्म है हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और जो नीचे q का टर्म है जिसको यहाँ पे तोड़ा गया है 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप का, तो हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं जिसमें 3 7 आता है, तो हम उसको 7 मल्टीप्लाई 7 में यहाँ लिख दिए। ऊपर वाले को वैसे छोड़ दिए। 7 यहाँ 3 बार था इसलिए हम इसको 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्यूब वाला टर्म है वो 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। तो इसी बातों को हम लिख देते हैं कि अतः यह p/2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति का होगा। अगर यह इतना के रूप का होता तो ये शांत कहलाता, लेकिन यहाँ पे जो क्यूब वाला टर्म है वो इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो हम क्वेश्चन को वैसे ही लिख दिए। इसका
इंटीग्रल को हम तोड़ते हैं तो 8 तिया 24 और ऊपर वाला को हम जोड़ देंगे तो 24 3 हो गया 27 और नीचे में जो कुछ है उसको लिख दिए। तो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दिए, नीचे वाले का हम फैक्टर तोड़े तो यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ 2 3 बार है इसलिए हम इसको लिख देंगे 2 पे पावर 3। अब देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ आपको इस श्रम में q का मान अगर 2 मिले और 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में अगर यहाँ कुछ नहीं मिले तो आप 2 के साथ यहाँ 5 ले सकते हैं, लेकिन 2 भी मिले 3 भी आ जाए तो आप 5 लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 लेने के बाद भी वो अशांति कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेस है वो अगर 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 5 हो तो आप उसके साथ यहाँ पे जो रिलेटेड टर्म है आप उसको ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर अगर 3 है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 पे पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस संख्या में पावर अगर हम इस संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, इसलिए 1 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 था तो हम यहाँ 5 पे पावर 0 लिए। अगर इसी जगह पे आपका मान के चलिए ऊपर में p वाला टर्म है और यहाँ पे आ जाता 5 पे पावर कुछ भी हम ले लेते हैं 2, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे तब लेते 2 पे पावर 0, यानी कि 5 था तो आप 2 लेते क्योंकि 2 और 5 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ 5 लेंगे, और अगर ये 5 का रूप होता तो हम यहाँ पे 2 लेते। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो q वाला टर्म है ये 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप का है। तो हम उसी बातों को लिख देते हैं कि अतः यह p बाय 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप का है, जहां n इक्वल 3, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू होता है ये होता है n का और ये होता है m का। तो यो पहला वाला यहाँ पे 2 पे पावर के रूप में है तो ये हो गया n का, और उसके बाद दूसरा वाला जो है ये 0 ये हो गया m का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये है अगला क्वेश्चन, 0.16 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी कि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम इसे x के इक्वल मान लेते हैं। तो x इक्वल हो गया इतना, 6 पर रेकरिंग है मतलब ये 6 बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो 6 के ऊपर रिपीटेशन का मतलब है कि 6 यहाँ इन्फिनाइट टाइम्स है। तो हम इसे 2-3 बार लिख करके और फिर डॉट 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 डाल देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये डेसिमल वाला टर्म जिस तरह की यहाँ आप देख लीजिए, अगर 2.65 मल्टीप्लाई 10 है, अगर डेसिमल वाले टर्म में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से, यानी कि 1 वहाँ पे सब में होना चाहिए और उसके बाद 0 हो, ठीक है। तो अगर एक 0 है तो डेसिमल एक अंक आगे खिसक जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा और यह हो जाएगा 6.5, यानी कि 26.5, ये डेसिमल यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, फिर दोनों तरफ इस बार समीकरण 1 में दोनों और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर x है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक आगे खिसकेगा, और जब यहाँ पे डबल 0 होगा तो ये डेसिमल 2 अंक आगे खिसकेगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 16 के बाद यहाँ पे डेसिमल्स, और ये हो गया 666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटाते हैं, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पे तो समीकरण 3 यानी कि लेफ्ट वाले
लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाना है, राइट में से राइट साइड को घटाना है। इधर लेफ्ट हो गया 100x और इसका लेफ्ट हो गया 10x, फिर इक्वल, और इसका राइट हो गया 16.666 डॉट 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 माइनस, और ये हो गया इसका राइट, हम इसको लिख दिए। 100x में से 10x को जब घटाएंगे तो यहाँ हो गया 90x, और जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये हो गया 15। आप इसको समझे कि ये कैसे हुआ। 16.666, ये 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से हमको घटा लेना है 1.666, यानी कि इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। अब जब हम इसको घटाते हैं तो जब देख रहे हैं कि इधर सब 6 है, तो यानी कि ये पूरे के पूरे फंक्शन ही क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा आपको 0, और डेसिमल के सामने डेसिमल, 6 में से 1 चला गया 5, और यहाँ बच गया 1, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 0। जब डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 हो तो उन सभी को हटा देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या मान सकते हैं, 15, इसलिए यहाँ पे हम ले लिए 15। तो 90x इक्वल हो गया 50, x को रख लिए, 15 उधर है ही और 90 चले गया नीचे, इसको 1 बार में काट देंगे, 15 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90, यानी कि 1/6, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या है और उन दोनों का जो योगफल है वो 8 है, तो हम पहला प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं y, और इन दोनों का जो योग है वो 8 है, तो हम इन दोनों का योग के बराबर लिख देते हैं 8, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरा बोला उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर हम बात कर ले कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जो संख्या हम यहाँ माने हैं, यहाँ एक माने हैं x, दूसरा माने है y, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, उल्टा। तो x का उल्टा हो गया 1/x, y का उल्टा हो गया 1/y, और उसके बाद इसका योगफल आता है 8/15 के बराबर, ये हो गया 8/15 के बराबर, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से, तो जो दो समीकरण है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एलसीएम ले रहे हैं, x और y का एलसीएम हो गया xy, फिर यहाँ पे इस x से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो जो x वाला टर्म है वो कट जाएगा, बचा y वाला टर्म, और इस y को फिर जो बच गया y उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y, फिर प्लस, फिर इस y से इस पूरे टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो y से y वाला टर्म कट गया, बचा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x, तो y प्लस x को हम x प्लस y भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐड में है, तो y प्लस x बोले या x प्लस y बोले दोनों एक ही है, और इसको अपने जगह पे लिखते हैं। अब समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल होता है 8, यानी कि ये यहाँ पे दे दिया है, तो इसलिए जब यहाँ पे हम x प्लस वाई की बात किए तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं 8, और नीचे हो गया xy, और यहाँ हो गया 8/15। अब यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसका क्रॉस ये और इसका क्रॉस ये, तो 8 को हम xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई xy, यानी कि ये हो गया, फिर इक्वल, और 8 से 15 को मल्टीप्लाई किए तो 8 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, xy रख लिए, ये दोनों इधर है ही, 8 मल्टीप्लाई में है तो ये सीधा चले गया बाय में, फिर इस 8 से इस 8 को हम काट दिए तो बच क्या गया 15, तो xy इक्वल हो गया 15। अब आगे देखते तो बोला संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं ये एक फार्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy,
तो ये एक फार्मूला है जो हम एक्स वाई की मदद से और एक्स प्लस वाई इक्वल एट की मदद से इन फार्मूला पे सेट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पे वैल्यू दे दिया, वो है एट, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर माइनस 4 अपने जगह पे, एक्स वाई जो जस्ट निकाले यहाँ पे 15, हम उसके जगह यहाँ रख देते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60। इसको अपने जगह पे लिख देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 4। जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो रूट में जाता है, इसलिए ये चला गया रूट में। तो x माइनस वाई इक्वल रूट 4। फिर यहाँ पे x माइनस वाई को वैसे ही लिख दिए। अब इसको रूट से बाहर निकालते तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। जब दो सेम मिले तो बाहर निकल के ये हो गया 2। अब इसके बाद आगे देखिए। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पे, तो समीकरण 1 यहाँ रहा और समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 8 और समीकरण 3 है x माइनस वाई इक्वल 2। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ रहे हैं तो एक प्लस और एक माइनस वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी y और यहाँ भी y है। अगर इसके साथ कोई और टर्म मल्टीप्लाई में होता तो हम उसको सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम करते, लेकिन यहाँ पहले से ही दोनों सिंगल टर्म ही है, y और y के टर्म, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो x को x के साथ प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 2x। इसी प्रकार 8 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 10। तो x इक्वल 10 है, 2 चला गया इसके बाय में, तो 2 से ये कितने टाइम्स में कट गया, 5 बार में। ये यहाँ पे हो गया 2 5 सा 10, तो x इक्वल हो गया 5। अब समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पे, तो जो समीकरण 1 था आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 8। तो इसमें हम यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 8 में हम x के जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं 5। तो x के जगह यहाँ रख दिए 5, y अपने जगह पे इक्वल के बाद 8 वैसे। फिर y को रख लिए, y को वैसे ही लिख दिए, इक्वल है ही, 8 भी है और 5 प्लस में इसको उठा के भेज दिए इधर तो ये चला गया माइनस में, y अपने जगह पे और 8 में से 5 चला गया तो हो गया 3। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि यहाँ पूछा कि संख्या क्या होगी, तो एक संख्या होगी 5 और दूसरी संख्या हो गया 3। आपका ये सेशन खत्म होता है। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। और ठीक इसके अगले सेशन में यानी कि हम नए चैप्टर को देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पॉलिनोमियल का होगा।